बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए जीत तो 16 मार्च को ही हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 30 मार्च तक विधान परिषद से इस्तीफा नहीं दिया था और मुख्यमंत्री बने हुए थे। वे अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ऐसा नहीं था कि इस दौरान यानी विधान परिषद से इस्तीफा देने से पूर्व तक या अभी भी वे मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर कोई बड़ी फाइलें निपटा रहे हों, बल्कि इस दौरान उन्होंने बिहार में समृद्धि यात्रा करनी प्रारंभ कर दी थी। खुद तो जा ही रहे थे, सम्राट चौधरी को जिनके अंदर गृह विभाग आता है उन्हें भी अपने साथ ही ले जा रहे थे और यह सब कोई अकारण नहीं था। नीतीश कुमार एक सुलझे हुए राजनेता हैं और उनकी हर काम के पीछे राजनीति होती है, कभी विपक्ष के प्रति तो कभी अपने गठबंधन के प्रति भी वे राजनीति कर अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं और बिहार की समृद्धि यात्रा इसी का एक सोची समझी रणनीति है और इसके सहारे वे एक तीर से दो शिकार, जो आम कहावत है, नहीं, वे एक तीर से 3 शिकार करना चाह रहे हैं। अब आप जानना चाहते होंगे कि ये 3 शिकार कौन कौन से हैं। दरअसल बिहार से दूर राज्यसभा यानी दिल्ली जाने के बावजूद बिहार पर वे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और इसी लेकर वे पूर्व में ट्वीट भी कर चुके हैं कि राज्यसभा में जाने के बावजूद वे बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। भले ही यह बात उन्होंने लोगों के विकास के संदर्भ में कही हो, लेकिन अंदर ही अंदर राजनेताओं की चाहत क्या होती है इसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो पहला तो यह है कि वे अपने वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि जब वे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो सारे विकास कार्यों की जो क्रेडिट्स वो बीजेपी के पास चली जाएगी और फिर बीजेपी धीरे धीरे चाहेगी कि वह अपना वर्चस्व बढ़ाए। भले ही इसके लिए जेडीयू का वर्चस्व कम हो जाए, कोई बात नहीं, और जेडीयू चाहेगी कि वह अपना वर्चस्व बनाए रखे और जेडीयू मन नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार निकले हैं इस समृद्धि यात्रा पर कि अपने उन वोट बैंकों को, उनका वोट बैंक मुख्य रूप से कोयरी कुर्मी हैं और इससे भी बड़ा वोट बैंक उनका दलित और महादलित का है, जो सब मिलकर उन्हें एक अजेय बनाने में मदद करता है। भले ही वे विधान परिषद से चुने जाते रहे हैं, लेकिन पार्टी को जिताने में इन वर्गों की बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा उनका दूसरा लक्ष्य यह है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री पर अपना होल्ड बनाए सकें, मंत्रिमंडल पर अपना होल्ड बनाए सकें। इसलिए वे सम्राट चौधरी को, जो उनकी कोयरी कुर्मी से ही आते हैं, उसे बिहार का मुख्यमंत्री लगातार घोषित कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री यही होंगे, यही मेरा काम करेंगे, ताकि बीजेपी पर दबाव बने और इस दबाव के जरिए वह भविष्य में भी बिहार के मंत्रिमंडल पर अपनी पकड़ बनाए रख सकें। और तीसरा, जो इस क्रम में तो सबसे अंत में आता है, लेकिन यह उनकी पहली प्राथमिकता है कि अपने बेटे निशांत कुमार को, जिसे उन्होंने हाल ही में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करवाई है, उसे कोई बड़ा ओहदा आगामी मंत्रिमंडल में, जिसमें बिहार बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, वह दिलाने में सफल हो जाए। तो यह तो नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के अपने लक्ष्य थे। बीजेपी भी इस मामले में, चूँकि बीजेपी इस बात को जानती है कि एक समय सीमा के अंदर नीतीश कुमार को विधान परिषद से इस्तीफा देना होगा, फिर मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा देना होगा। हालांकि अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी वे बनाए हुए हैं, इसलिए वह
इनके समृद्धि यात्रा के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करती थी और सम्राट चौधरी को भी जाने से नहीं रोक रही थी। यह बात दिगर है कि इस दौरान वह न तो कभी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद जिसकी दावेदारी नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके समर्थन में कुछ बोल रही थी और न ही निशांत कुमार को लेकर कि उसे क्या ओहदा नए मंत्रिमंडल में देना है या नहीं देना है, कुछ भी नहीं बोल रही थी। वह सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी कि पहले नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा दे दें, फिर मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा आसानी से हो जाएंगे। दरअसल ऐसा प्रावधान है जो संविधान के अनुच्छेद 101(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत आता है कि कोई व्यक्ति जब संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो 10 दिनों के अंदर उसे एक सदन से इस्तीफा देना होता है और यही समयावधि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन और विधानमंडल के किसी सदन के लिए निर्वाचित होता है तो यहाँ बढ़कर 14 दिनों की हो जाती है। इसलिए नीतीश कुमार ने 30 तारीख तक, यद्यपि 16 मार्च को ही उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, विधान परिषद से भी इस्तीफा नहीं दिया था और एक डोलड्रम की स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे थे ताकि बीजेपी अपनी चाल चले, अपने पत्ते खोले और तदनुसार ये अपना कोई अगला कदम उठाएं। तो उन्होंने विधान परिषद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अभी भी वे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में मैदान साफ नहीं कर देते हैं तब तक उसके लिए अपना मुख्यमंत्री घोषित करना, अगर वो सम्राट चौधरी से अतिरिक्त किसी को बनाना चाह रहे हैं, जिसकी प्रबल संभावना भी है, मैंने पूर्व में अपने कई एपिसोड में उन नामों की चर्चा भी की है, गुरु प्रकाश आदि की, तो उसमें कठिनाई हो सकती है। इसलिए वह चुपचाप बैठी हुई है, यानी चुपचाप बैठी हुई नहीं है, अपनी राजनीतिक चाल चल रही है और उसके तहत उसने यह कह दिया कि फिलहाल अभी खरमास चल रहा है और उसके मुख्यमंत्री खरमास के बाद ही शपथ लेंगे या तो ठीक है, लेकिन नाम की घोषणा होने में क्या परेशानी है, उसे लेकर तो कोई खरमास की स्थिति नहीं बनती है। और ऐसे भी अंदर ही अंदर अंतर मन में मंथन तो हो ही रहा है बीजेपी के रणनीतिकार माने जाने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच। और बात अगर इस खरमास की ही की जाए, जिसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है, तो वह भी चांद आधारित पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है और सौर आधारित पंचांग के अनुसार 14 अप्रैल। तो 2 अप्रैल में अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, 2 से 3 दिन, इस दौरान वो कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान बीजेपी एक नया खेल खेल रही है कि इसी के आड़ में वे पहले राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करवा दें नीतीश कुमार को, ताकि इसके बाद नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाने के लिए जोर डाला जा सके और 10 अप्रैल को राज्यसभा के सभापति ने नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों के सदस्यता के शपथ ग्रहण का दिन तय कर दिया है। हालांकि यह कोई बड़ी बाध्यता नहीं है, इसे टाला भी जा सकता है, लेकिन तब नीतीश कुमार के लिए थोड़ी परेशानी हो जाएगी और इसलिए वे इस बीच राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और तब बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और खरमास भी समाप्त हो जाएगा और वह अपने मनपसंद मुख्यमंत्री को बिहार में लाकर अपनी जो उसकी राजनीतिक चाहत है, जो एक राजनीतिक दल की होती है कि वह अपने पार्टी को और मजबूत बनाए ताकि अपने बल पर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने का हकदार बन सके, या नहीं तो गठबंधन में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो उसके
पार्टी के मुख्यमंत्री के चुनने को यह साफ हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार भी कोई अनसुलझे हुए राजनेता तो है नहीं, उनके पास भी अभी तुरुप का एक पत्ता बचा हुआ है और वह है संविधान का अनुच्छेद 164(4). इसका वे उपयोग कर सकते हैं। अगर इस दौरान बीजेपी सम्राट चौधरी तो उनकी दिली चाहत है और उनकी मजबूरी है, उसे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती है, तब फिर एक बड़ा चाल अंतिम अस्त्र शस्त्र के रूप में नीतीश कुमार प्रयोग में ला सकते हैं कि वे राज्यसभा का सदस्य बनकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी न छोड़ें, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि विधानमंडल के किसी भी सदस्य के सदन का सदस्य नहीं रहने के बावजूद वह राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी यहाँ अगले 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। हालांकि बाद में भी इसकी समयावधि बढ़ाई जा सकती है। कई इसमें छिद्र हैं जिसका फायदा उठाकर आगे की रणनीति तय की जा सकती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में तो विपक्षी राजनीतिक दल है ही नहीं। 35 विधायकों की संख्या उनकी आ गई है महागठबंधन की। अब यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों ही एनडीए खेमा के 2 बड़े घटक 89 विधायकों वाली बीजेपी और 85 विधायकों वाली जेडीयू के बीच चलता है। और इस उठापटक में वास्तव में चित कौन होता है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उठापटक तो पहले से चला आ रहा है, चित कोई नहीं हो रहा है। बार बार पलटी मार मार कर अपने अपने दांव चल रहे हैं, अपनी हार बचा रहे हैं और जीत के लिए प्रयासरत हैं।